साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ देवेंद्र फिजियो सफर पर। और आप एक नई सच्ची कहानी, जो कि एक ऐसी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है और खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। एक कहानी भी इसी मुहावरे को सिद्ध करती है। दरअसल 13 अक्टूबर 2014 की सुबह उत्तराखंड का जसपुर थाना अंतर्गत एक गांव है अहमदनगर। वहां पे लोग सुबह सुबह अपने खेतों को जा रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब गांव के लोग डेड बॉडी को देखते हैं, वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के साथ साथ जब उस डेड बॉडी को देखते तो पता लगता है कि वो जो मृतक व्यक्ति है उसकी गोली मार करके हत्या की गई है। उसके तत्काल वहां के लोग जसपुर पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है तो उसकी छानबीन करती तो पता लगता है उसके पास से आधे का आधार कार्ड निकलता है और कुछ रुपए निकलते हैं। आधार कार्ड पे उसका नाम जयप्रकाश होता है, जो कि गंगूवाला कॉलोनी जसपुर का रहने वाला होता है। और उसका जो जब पता करते हैं वहाँ आसपास तो पता चलता है कि वो रेडी पे नारियल बेचा करता था। फिर पुलिस घर वालों को सूचना देती है। जैसे ही ये सूचना उसकी पत्नी को मिलती है, वो रोते बिलखते वहां पहुंचती है। इसी के साथ साथ जब उस रोती बिलखती पहुंचती है तो पुलिस उसकी हत्या के बारे में उसकी पत्नी सुनीता से पूछताछ करती है कि आखिर इसकी हत्या कौन कर सकता है और कैसे की है। तो वो पुलिस को कुछ जानकारी देती है। वो कहती है कि दरअसल अभी पिछले हफ्ते इन्होंने मकान बेच दिया है और मकान बेचने के साथ साथ जो मकान बिक्री करने में 9 लाख रुपए मिले वो लेके एक हफ्ते से अपनी बहन के यहाँ काशीपुर में थे। अब क्या था, पुलिस इस व्यक्ति की बहन जो कि काशीपुर में रहती है उसे सूचना देती है। वो रोते बिलखते आती है, उसे सीने से लगा लेती है डेड बॉडी को। पुलिस अब जयप्रकाश की बहन केला देवी से पूछताछ करती है तो वो बताती है कि उसका जो भाई है वो कल करवा चौथ मनाने के लिए अपनी पत्नी के पास जा रहा था, यही बता के वो घर से निकला था। अब क्या था, पुलिस इसी बीच उससे पूछताछ कर ही रही होती है, तब तक कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और उससे पहले उसने काफी नशा कर रखा था। अब पुलिस एक नए एंगल से पूछताछ करती है, लोगों से पूछताछ करती है तो पता लगता है कि दरअसल उसकी पत्नी सुनीता का एक इंटर कॉलेज में टीचर है, उसके साथ अवैध संबंध है। वो अक्सर जब कोई घर पे नहीं होता आया जाया करता था। अब पुलिस को शक उसकी पत्नी और उसके प्रेमी मास्टर पे हो जाती है। पुलिस दोनों को कस्टडी में लेकर के तमाम तरीके से पूछताछ करती है, लेकिन वो दोनों यही कहते हैं कि साहब हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। और अंततः कोई भी पुलिस को सबूत नहीं मिलता, ना मास्टर के खिलाफ ना तो उसकी पत्नी के खिलाफ।
फिर पुलिस क्या करती है, जयप्रकाश की सीडीआर निकलवाती है। तब पता लगता है कि 17-18 दिनों से एक पंकज नाम, जो कि 17-18 साल का था, उससे ये बातचीत बहुत कर रहा था, लगभग 10-15 दिनों से। जब पुलिस उसकी डिटेल निकलवाती है तो पता लगता है वो पंकज है और काशीपुर का रहने वाला है। जब केला देवी से इसके बारे में पूछताछ की जाती है तो पता लगता है कि वो इसकी जयप्रकाश की बहन का जब पुलिस पंकज को उठा करके पूछताछ करती है तो कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसमें इस मुहावरे को प्रूव होता है कि व्यक्ति किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में वो खुद गिर जाता है। कहते हैं कि भला करो तो आपका भी भला होगा, अगर आप दूसरे के लिए बुरा चाहेंगे तो आपके साथ उससे पहले बुरा हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ था यहाँ पे जयप्रकाश के साथ। पंकज बताता है कि जयप्रकाश, जिसके पिता का नाम गंगाराम था, जो कि अब स्वर्गीय हो गए थे, वो उसी इंटर कॉलेज में चपरासी के पद पर कार्यरत थे। इसी वजह से जो कॉलेज के मास्टर थे वो सारे के सारे जयप्रकाश को जानते थे। अब होता क्या है कि उसे में से एक टीचर होता है हरजीत सिंह, वो घर आया जाया करता था। उसको जयप्रकाश की पत्नी अच्छी लगती है, वो उससे अट्रैक्शन बढ़ाता है, उसके बच्चों के लिए गिफ्ट लाता, उसकी पत्नी के लिए गिफ्ट लाता। अब इसी के साथ साथ बच्चों का जो झुकाव था, खास तौर से बड़े बेटे, उसका झुकाव हरजीत के प्रति हो जाता है। अब जैसे ये बात जयप्रकाश को पता लगती है वो बेचारा परेशान होता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी समझने की बजाय लड़ने लगती है और मामला इस कदर हो जाता है कि कहीं न कहीं जयप्रकाश अपनी पत्नी और अपने बेटे और उसके प्रेमी मास्टर हरजीत सिंह से इतना परेशान हो चुका था, इतना ऊब चुका था कि वो उन्हें बिल्कुल रास्ते से हटाना चाह रहा था। इसी तहस में आके उसने अपना मकान बेच दिया। मकान बेचने के बाद वो अपनी बहन कैला देवी के यहाँ काशीपुर में रहने लगता है। इसी बीच वो सारी की सारी कहानी अपनी बहन कैला देवी को बताता है कि मतलब हमारी पत्नी का एक मास्टर के साथ संबंध है और बेटे का भी उसकी तरफ झुकाव है, लेकिन मेरे समझाने के बावजूद पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं चाह रहा, इसीलिए वजह से मकान बेच के आया हूँ कि मुझे उन तीनों को अब जिंदा नहीं छोड़ना, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी पैसे खर्च करने पड़े। पैसे तो इसके पास 9 लाख रुपए थे। तो केला देवी अपने भतीजे का नाम सुझाती है पंकज का, पंकज जिसने कभी चुहिया भी नहीं मारी थी। अब चूंकि मारना था 3 लोगों को, लेकिन इसीलिए वो अपने और 2 दोस्तों को लेता है, सॉरी 3 दोस्तों को लेता है, मतलब अब हो जाते हैं 4 प्राणी। बात तय होती है 3,60,000 में, लगभग 4 लाख में होती है, पर 3,60,000 ये लोग एडवांस ले लेते हैं और आए दिन पार्टी मस्ती ये सब कर ही रहे थे। और चूंकि किसी ने भी चूहिया तक नहीं मारी थी, इस वजह से प्लान बनाते थे बिगड़ जाता, प्लान बनाते बिगड़ जाता। फिर एक दिन होता क्या है, ऐसे ऐसे लगभग हफ्ता बीत जाता है, कोई भी मरता नहीं है। तो जयप्रकाश पंकज पे दबाव बनाता है कि तुम्हारे बस की बात है नहीं कुछ, एक काम करो, तुम मेरे पैसे वापस कर दो। जैसे पंकज अपने दोस्तों बबलू, दीपक और कपिल को यह बात बताता है कि वो कह रहे कि तुम्हारे बस की बात है नहीं और सारे के सारे पैसे वापस कर दो। तो वो तीनों दोस्त प्लस पंकज
ये सोचते कि पैसे तो सारे हम लोगों ने खर्च कर लिए हैं, अब वापस कैसे करें। तो वो जयप्रकाश से कहते हैं कि एक काम करो मामा जी, थोड़ा मुझे टाइम दो, एक आध दिन का, और मैं व्यवस्था करता हूँ, इन तीनों को निपटा दूंगा। इसी बीच पंकज से बबलू कहता कि प्लान करते हैं, एक षड्यंत्र करते हैं, क्यों ना उन तीन को मारने में तो दिक्कत हो रही है, एक को मारने में दिक्कत होनी नहीं, और मुझे हम लोगों को पैसे भी वापस करने नहीं पड़ेंगे। तो बता भाई क्या प्लान है। तो बबलू दीप पंकज से कहता है कि हम क्यों ना मामा जी को ही निपटा दें। तो पंकज कहता है भाई हाँ, आइडिया तो बढ़िया है, झंझट से तो मुक्ति मिल ही जाएगी। इसी षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए पंकज, उसके 3 साथी बबलू, दीपक, कपिल, पंकज नहीं जाता है, ये तीनों साथ में होते हैं और जयप्रकाश को अपनी ताई या चाची के घर से लेते हैं और कहते हैं चलो तुम्हें साथ देना पड़ेगा, आज हम तीनों को निपटा देंगे। फिर क्या था, वो चारों और जयप्रकाश ये सब मिल के एक होटल में जाते हैं, पहले पार्टी करते हैं, खूब नशा करते हैं। ये तो कम नशा करते हैं लेकिन जयप्रकाश को ज़्यादा करवा देते हैं। जयप्रकाश पूरी तरीके से टल्ली हो जाता है। अब अहमदपुर गांव के पास 12 अक्टूबर को जैसे ये पहुंचते हैं, रात में अंधेरा होता है, सुनसान जगह थी और पंकज जो था वो पेशाब करने के बहाने साइड में हो जाता है। बबलू गोली से जयप्रकाश को मार देता है। अब ये तीनों प्लस जयप्रकाश बाइक पे सवार होकर वहां से फरार हो जाते हैं। जैसे ही पंकज सारी बातें पुलिस को बता रहा था तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर वो 3-4 बालक नादान जिन्होंने कभी चुहिया नहीं मारी, वो लालच में आके 3 लोगों का एक साथ मर्डर करने की कैसे सोच लेते हैं। साथ ही साथ जयप्रकाश को ऐसा क्या सूझा या इतना वो इरिटेट हो रखा था, इस वजह से उसने एक कठोर निर्णय लिया कि अपना मकान बेच के अपने परिवार से दूर हुआ और पत्नी और अपने बेटे और उसके प्रेमी की मारने की प्लानिंग की। लेकिन प्लानिंग में बेचारा खुद ही भगवान को प्यारा हो गया। दोस्तों, पुलिस ने गंभीर धाराओं में चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। कहानी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए देवेंद्र विजय सफर। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राधे।